नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 101 के चैप्टर नंबर 4 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा नौकरशाही दृष्टिकोण। चैप्टर को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में बताया गया है कि मैक्स वेबर के सिद्धांत से पहले किन विचारकों ने नौकरशाही पर अपने विचार दिए थे, और आगे चैप्टर में ये बताया गया है कि मैक्स वेबर के बाद के समय में नौकरशाही पर किन किन लोगों ने क्या क्या विचार दिए हैं। यानी कि नौकरशाही पर बहुत से लोगों ने विचार दिए हैं, जिनमें से जो प्रमुख विचारक रहे हैं वो रहे हैं मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर से पहले, मैक्स वेबर का और मैक्स वेबर के बाद नौकरशाही दृष्टिकोण किस प्रकार से रहा है, ये इस चैप्टर के अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आशा है आपको जितने भी लेक्चर अब तक पढ़ाए गए हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहिए, ताकि अगली वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले एक प्रस्तावना दी गई है, जहाँ प्रस्तावना हमें यही बताती है कि चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ेंगे। वास्तव में चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि किसी भी देश में नौकरशाही का स्वरूप कैसा होता है या कैसा होना चाहिए। तो इससे पहले हम चैप्टर की शुरुआत करें, आपको थोड़ा सा नौकरशाही शब्द के बारे में बताते हैं। नौकरशाही शब्द की बात की जाए तो इसे हम ब्यूरोक्रेसी या फिर अफसरशाही के नाम से भी जानते हैं। किसी भी देश में समाज का जो संचालन है वो देश की सरकार करती है, और देश की सरकार की तीन बॉडी होती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लेकिन सिर्फ सरकार जो है वो समाज के हर स्तर तक तो अपनी पहुंच नहीं बिठा सकती। हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री तो नहीं आ सकते। तो ऐसे में जो नियम कानून संसद द्वारा बनाए जा रहे हैं लोकतांत्रिक देशों में, उन कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू कैसे करवाया जाए, ये प्रश्न उठता है। तो उन कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू करवाने के लिए एक बहुत बड़े अधिकारी तंत्र की ज़रूरत होती है, एक बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत होती है, एक प्रशासनिक मशीनरी की ज़रूरत होती है। उसी को हम नौकरशाही कहते हैं, उसी को हम अफसरशाही कहते हैं, जिनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए और कुशल होने चाहिए, ताकि वास्तव में वो समाज का कल्याण कर सकें। क्योंकि सरकार जितनी भी कल्याणकारी नीतियां बनाती हैं उन्हें ज़मीनी स्तर पर केवल और केवल अफसरशाह यानी कि नौकरशाह ही लागू करते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं किसी भी लोकतांत्रिक समाज की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कौन होती है? नौकरशाही। तो आई होप सो आप नौकरशाही शब्द का मतलब समझ गए होंगे। और जैसा कि हमें डेली रूटीन में बहुत सारे कामों के लिए किससे, नौकरशाह से रूबरू होना भी पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, पानी का कनेक्शन लेना है, बिजली का कनेक्शन लेना है, एंड सो मोर। जगह जगह हमें डेली काम में, हमें कोई मान लो कंपनी खोलनी है तो यहाँ से परमिशन लेनी है, वहाँ से परमिशन लेनी है, ये करवाना है, वो करवाना है। ये सारी चीज़ें हम किसके माध्यम से करते हैं? इस अफसर के साइन करवाओ, उस अफसर के साइन करवाओ, ये सब नौकरशाही के अंतर्गत आती हैं। अब बात आती है नौकरशाही का स्वरूप कैसा हो। तो चलिए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आशा है अब चैप्टर को समझने में आपको आसानी होगी। तो जब हम एकेडमिक लेवल पर नौकरशाही के अध्ययन की बात करते हैं तो हमारे सामने बड़े बड़े नाम आते हैं, जैसे कि मैक्स वेबर, वुडरो विल्सन, फ्रैंक गुडनाउ, लूथर गुलेक, FW टेलर। इन सब ने विभिन्न बहुत सारे विचार नौकरशाही के ऊपर दिए हैं। ऐसे में मेयर और क्रॉस ने 2003 में नौकरशाही का एक सामान्य सा सिद्धांत दिया था, और ये कहा था कि नौकरशाही के जितने भी टूल्स हैं वो क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों के आसपास घूमते रहते हैं। पूंजीवादी समाज में नौकरशाही का संचालन कैसा हो, सबसे बड़ी समस्या यही रहती है। भाई आज निजीकरण का दौर चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्राइवेट सेक्टरों के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों की भूमिका क्या होगी, नौकरशाह की भूमिका क्या होगी, इस पर बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगे रहते हैं। और यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है कि एक डेमोक्रेटिक देश में, एक ऐसे देश में जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था हो, एक ऐसे देश में जहाँ उदारवादी व्यवस्था हो, ऐसे देश में नौकरशाही का स्वरूप कैसे होगा, इसी बात की चर्चा हम आगे करेंगे। तो लोक प्रशासन के जितने विद्वान हैं, खासकर हम बात कर रहे हैं फ्रैंक गुडनाउ की, तो फ्रैंक गुडनाउ ने ये कहा है कि नौकरशाही जो है इसकी प्रकृति में दो बिंदु होने चाहिए।
यानी कि नौकरशाही के नेचर में 2 पॉइंट्स होने चाहिए, जहाँ पहला पॉइंट ये होता है कि नौकरशाही समाज के लिए एक प्रोसेस का काम करेगी, जिसका निर्माण इसलिए किया जाएगा कि सरकारी कार्य जितने भी हैं उनका कुशलता से निष्पादन किया जाए, यानी कुशलतापूर्वक उसे काम कर दिया जाए। इस दृष्टिकोण के अनुसार नौकरशाही विवेकपूर्ण सार है, यानी कि नौकरशाही जो होगी वो बुद्धिमान होगी, विवेकपूर्ण होगी, और सेवा मैनेजमेंट में वो विशेष होगी। यही लोक प्रशासन का साधन है। जिस प्रकार की सेवाएं जैसे कि आधार कार्ड से रिलेटेड, राशन से रिलेटेड, पानी सप्लाई और डेली रूटीन की बहुत सारी समस्याएं जिसकी मैंने अभी बात करी, ये नौकरशाह के द्वारा ही प्रदान की जाएगी। इसलिए इनके पास योग्यता होनी चाहिए, ट्रेंड कर्मचारी होने चाहिए जिसकी नियुक्ति कानून के हिसाब से की गई हो। पहला पॉइंट तो ये होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि कई बार नौकरशाही तानाशाह हो जाती है। ये अपने सदस्यों और जनता पर शक्ति का उपयोग करती है और इसके पीछे इनका कुछ निजी स्वार्थ होता है। तो नौकरशाह की अगर बात की जाए, अब तक की जो नौकरशाही के स्वरूप फ्रैंक गुडनाउ ने बताया है, उनके हिसाब से नौकरशाही में 2 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट आता है कि जन कल्याणकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए नौकरशाही क्या है, विवेकपूर्ण होनी चाहिए, योग्य होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए। तो वहीं और दूसरी ओर ये कहते हैं कि जनता पर शासन करने के लिए, जनता पर शक्ति का प्रयोग करने के लिए, ऐसे में जनता के निजी स्वार्थ भी हो सकते हैं और नौकरशाह के भी निजी स्वार्थ हो सकते हैं। दोनों के हितों की पूर्ति के लिए नौकरशाह की स्थापना की जाती है। ये किसका दृष्टिकोण है? ये दृष्टिकोण है फ्रैंक गुडनाउ का। आगे जो बात की गई है, ऐसे ही बात की गई है आइसेंस डॉट की। आइसेंस डॉट ने 1959 में नौकरशाही की व्याख्या दी है कि नौकरशाही एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अनेक क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई शक्ति है। जिसका मतलब हम किसी भी नौकरशाही दृष्टिकोण को अलग और परस्पर विरोधी के रूप में नहीं दे सकते। यानी कि अगर एक बंदे ने नौकरशाही के ऊपर विचार दिए हैं और किसी और बंदे ने भी नौकरशाही पे अपने विचार दिए हैं, तो हमें ना एक दूसरे के विरोधी नहीं देखना चाहिए हमें, क्योंकि बताऊं, समय और परिस्थितियों के हिसाब से नौकरशाही की भूमिका बदल जाती है। ये किसी देश के ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट पे बात करती है, किसी देश की राजनीति कैसी है, किसी देश का भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, ये उस आधार पर तय होती है। उसकी प्रकृति नौकरशाही की उस हिसाब से होती है। तो ऐसे में अलग अलग देशों की आवश्यकता, अलग अलग देशों की परिस्थितियों के ध्यान में रखते हुए नौकरशाही का निर्माण होता है। तो बात ये नहीं आती कि किस दृष्टिकोण को हम महत्व दें, बल्कि बात ये आती है, समस्या ये है कि हर देश के परिस्थितियों को हम कैसे पहचानें। अब जैसे भारत है, भारत एक विभिन्नताओं भरा देश है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक विभिन्न संस्कृतियां हैं। ऐसे में नौकरशाही का स्वरूप कैसा हो, ये बड़ी जटिल क्वेश्चन है। वहीं चाइना की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, तो यहां पर नौकरशाही का स्वरूप आसान हो सकता है। आगे चैप्टर में क्या बात की गई है? आनुभाविक अध्ययनों के आधार पर, यानी कि अनुभव के आधार पर एंडलर ने बताया है कि 2 प्रकार के दृष्टिकोण होंगे, एक धनात्मक यानी कि बढ़ता हुआ दृष्टिकोण और एक ऋणात्मक यानी कि गिरता हुआ दृष्टिकोण। ऐसे में जो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है, ये कहेगा कि कर्मचारियों को समय समय पर मार्गदर्शन यानी कि ट्रेनिंग देनी चाहिए, नौकरी सेवा संबंधी शर्तों के बारे में देनी चाहिए, उनके क्या जिम्मेदारी बनती है उनकी जानकारी देनी चाहिए। ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? नौकरशाही दृष्टिकोण में। ऐसे में जब बंदे को पता होता है मुझे इतने काम करना है, इतने समय में काम करना है, ऐसे ऐसे काम करना है, तो वो डिप्रेशन में नहीं होता। तो कहीं ना कहीं एक संगठन का क्या प्रोसेस होता है, ये सब चीज़ें हमें प्रत्यक्ष दृष्टिकोण में पता चलती है। जबकि जब हम निगेटिव दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो निगेटिव दृष्टिकोण में नौकरशाह कठोर प्रक्रियाओं के माध्यम से होगा। ऐसे में क्रिएटिविटी नहीं होगी, क्योंकि देखिए सरकारी कर्मचारियों में ये भी समस्या है, जब वो कठोर होते हैं तो उनमें क्या होता है, उन्हें पता है सैलरी तो मिलनी है, समाज पर मैं शासन कर रहा हूँ, तो वो पता है क्या लचीले हो जाते हैं, वो अपने कार्य के प्रति उतना नहीं हो पाते हैं। तो जिसके फलस्वरूप कर्मचारी असंतुष्ट हो जाएगा, हताश हो जाएगा, उसके अंदर की क्रिएटिविटी मर जाएगी, क्योंकि वो किसी के दबाव में काम कर रहा है। तो सामर्थ्यवान जो संगठन है वो ये मानते हैं कर्मचारियों का कल्याण होना चाहिए, कर्मचारी अपने हिसाब से कार्य कर सकें, उनके ऊपर कोई सत्ता नहीं होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से अपना कार्य कर सकें। तो नौकरशाही पर जितने भी विचार हैं उससे हमें ये पता चलता है कि नौकरशाही कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार से समाज में वो परिवर्तित होगी। और बात ये भी आती है, जो विभिन्न प्रकार के रिसर्च नौकरशाही पर हुए हैं, कि नौकरशाही किस देश में किस प्रकृति की हो। तो अब तक इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा है कि नौकरशाही का स्वरूप कैसा होना चाहिए, जिसमें हमें ये पता चलता है अलग अलग देश परिस्थितियों के हिसाब से नौकरशाही का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि कोई दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कोई दृष्टिकोण बहुत कम महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं नौकरशाह पर विभिन्न विचारकों ने क्या विचार दिए हैं। तो मैक्स वेबर, जो कि एक बहुत बड़े नौकरशाह के ऊपर विचार रख रहे हैं, बल्कि
नौकरशाह विचारक के संस्थापकों में से एक रहे हैं, लेकिन फिर भी उनसे पहले ही बहुत सारे विचारकों ने नौकरशाह पर अपने सिद्धांत दे दिए थे, जिनमें से जॉन स्टुअर्ट मिल, W.F. हेगल, कार्ल मार्क्स का नाम सबसे बड़ा नाम आता है। हालांकि जो मैक्स वेबर ने अपना सिद्धांत दिया है वो इन सभी के सिद्धांतों में उसने संशोधन किया है और उसे और अच्छे से प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जो कि आगे चैप्टर में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल यानी कि J.S. मिल के नौकरशाही पर क्या विचार थे। तो मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के विचार से 50 साल पहले ही जॉन स्टुअर्ट मिल ने नौकरशाही पर अपने विचार दे दिए थे। मिल के अनुसार नौकरशाही का मतलब यह है कि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जितना भी काम किया जाएगा उसके लिए वो कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे और वो कर्मचारी जो कार्य करेंगे ये पूरा का प्रोसेस नौकरशाह कहलाएगा। यानी कि J.S. मिल ने नौकरशाही क्या परिभाषा दी है कि सरकार अपनी नीतियों को लागू करवाने के लिए, अपने उद्देश्यों को और अपने कार्यों की पूर्ति करवाने के लिए बड़ी मात्रा में कर्मचारियों की भर्ती करेगी और वो कर्मचारी कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव के माध्यम से कार्य करेंगे। मिल के अनुसार भर्ती के रूप में जो अधिकारी वर्ग होंगे उनकी भर्ती योग्यता के आधार पर की जाएगी। भर्ती में प्रतिभागियों के बुद्धि कौशल की परीक्षा की जाएगी, उनकी साक्षरता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाएगी और सरकारी काम में उनकी कितनी दक्षता है, उनकी बुद्धि कितनी, उनका विवेक कितना, उनकी योग्यता कितनी है, इन सब का परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद नौकरशाही की भर्ती की जाएगी। मिल के अनुसार नौकरशाही जो होती है ये स्थायी शक्ति है। देखिए, दो प्रकार की एग्जीक्यूटिव होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। जैसे कि जो सरकारी कर्मचारी हैं ये स्थायी में आते हैं और जो नेतागण हैं ये अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं, क्योंकि हर 5 साल में बदलते रहते हैं। तो मिल कहता है नौकरशाही जो है वो स्थायी शक्ति है। नौकरशाह की प्रणाली एक ना व्यावसायिक है, क्योंकि उसे उस कार्य के पैसे दिए जाते हैं और बदले में वो काम करेगा जो आप उससे कहोगे। तो ऐसे में नौकरशाह के अंतर्गत पदोन्नति के नियम यानी कि प्रमोशन के नियम भी होने चाहिए, आदेश के उचित प्रबंध यानी कि ऑर्डर कमेटी भी होनी चाहिए सुचारू रूप से, ताकि कार्य करे जा सकें। हर एक अधिकारी क्या कार्य कर रहा है इसे लिखा भी जाना चाहिए ताकि उनकी जिम्मेदारी बनी रहे। ये सब विचार कौन दे रहा है नौकरशाही पे, यानी कि नौकरशाही की भर्ती कैसे होनी चाहिए, उनके अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए, समय समय पर उनका प्रमोशन, उनके द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल प्रमुख रूप से विचार व्यक्त करते हैं। मिल ने यह कहा है कि नौकरशाह को हम नीति प्रक्रियाओं से अलग नहीं कर सकते, बल्कि नीति यानी कि जब नीतियां बना रही है सरकार, कानून बना रही है सरकार, तो ऐसा नहीं कि सरकार कानून बना देगी और नौकरशाहों से नहीं पूछेगी। कानून को बनाने में इन नौकरशाहों के अनुभव का प्रयोग किया जाता है, इनके ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, इनके कौशल का प्रयोग किया जाता है। मिल कहता है कि नौकरशाही के कार्यों में हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कहीं उनकी क्रिएटिविटी ही मर जाए। मिल के अनुसार जिन नौकरशाही अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार पूर्ण आचरण किया जाए उन्हें उनके पद से हटा देना चाहिए, उन्हें दंड देना चाहिए। यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी, कोई नौकरशाह भ्रष्ट है, उसका आचरण भ्रष्ट है, वो जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा रहा है, तो उसे हटा देना चाहिए। लेकिन जिन दिनों में नौकरशाह पर ये विचार जॉन स्टुअर्ट मिल प्रस्तुत कर रहे हैं उस समय ना किसी भी अधिकारी को उसके पद से हटाया नहीं जाता था। तो मिल ने अपने विचारों में साझेदारी उपागम के माध्यम से, यानी कि उन्होंने कहा है कि सत्ता एक साझेदारी का माध्यम जिसमें हर स्तर पर हर एक व्यक्ति की भूमिका होती है और उस व्यक्ति को अपनी भूमिका, अपने अनुभव, अपनी कुशलता, अपने ज्ञान के आधार पर निभानी चाहिए। वार्नर के अनुसार मिल ने प्रतिनिधित्व सरकार में, लीडरशिप वाली सरकार में नौकरशाही का सार बताया है और ये बताया किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो नौकरशाही एक प्रभावशील सिद्धांत है। जॉन स्टुअर्ट मिल के दृष्टिकोण से कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि एक नौकरशाही, एक अच्छी नौकरशाही एक अच्छी सरकार का रूप होती है। अगर नौकरशाही बेकार है तो क्या है, हम ये कहेंगे कि उस देश की सरकार भी बेकार है। आगे चैप्टर में हीगल के नौकरशाह संबंधी विचार दिए गए हैं। तो J.W. फ्रेडरिक हीगल की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी नौकरशाही के बारे में कुछ मिल जैसा ही सिद्धांत दिया है। 1821 में यानी कि 1821 में इन्होंने फिलॉसफी ऑफ राइट किताब लिखी, जहाँ इन्होंने बताया कि एक राज्य का संगठन किस प्रकार से होना चाहिए, सरकार के आवश्यक तत्व में सिविल सेवकों की क्या भूमिका होगी, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अधिकारियों की कौन कौन सी गतिविधियां होंगी। हीगल ने नौकरशाही को राज्य की इच्छा के रूप में परिभाषित किया है कि राज्य जिन कामों को इच्छा करता है, जिन उद्देश्यों के लिए सरकार का निर्माण होता है, उन उद्देश्यों की पूर्ति नौकरशाह के माध्यम से की जाती है। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। हीगल सही कह रहा है। भाई, सरकार जन कल्याण से संबंधित मान लो नियम बना रही है या सरकार कोई भी कानून बना रही है, उसे फॉलो कौन करवाएगा? उसके लिए कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी ना।
तो हीगल भी कुछ कुछ वैसे ही कह रहा है। सैगर के अनुसार हीगल ने राजनीतिक दर्शन कहीं ना कहीं वुडरो विल्सन से संबंधित हैं। जहाँ वो एथिक्स की बात कर रहे हैं, वो एक ऐसे लोग से, एथिक्स का मतलब क्या है? एथिक्स का मतलब यह है कि जो कार्य हमें दिए गए हैं वो कार्य हम अच्छे से करें, समाज में अपनी भूमिका को पहचानें, कोई भी काम ऐसा ना करें जो दुर्भावना से भरा हो, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहें। यही तो एथिक्स कहला रही है, यही तो नीति शास्त्र कहला रहा है। जनसेवक शिक्षित हों, जनता की इच्छा का पालन करें। तो आधुनिक नौकरशाही जो आज हमें दिखती है वो कहीं ना कहीं हीगल से संबंधित ही है। हीगल का विश्वास था कि जो समाज समानता पर आधारित होगा तो वहां का जो नौकरशाही ढांचा होगा वो प्रशासनिक संगठन के अत्यंत सरल होगा, निपुण होगा और गति संबंधी कार्यों के आधार पर स्वीकारा जाएगा। तो कहीं ना कहीं हीगल का जो दर्शन है वो कहीं ना कहीं मैक्स वेबर के बराबर है। हीगल ये भी कहता है कि नौकरशाह को निर्धारित वेतन देना चाहिए, इसके साथ साथ ताकि उसके अंदर फूट ना पड़े, क्योंकि बिना पैसे के तो भाई कोई कार्य करेगा ही ना। तो निर्धारित वेतनमान होना चाहिए। व्यवसाय के आधार पर उसके कार्यालय होने चाहिए जहां वो ऑफिस में बैठकर काम कर सके, और जीविका पर्जन यानी कि खाने पीने का माध्यम, आजीविका का माध्यम, कार्यालय व कर्मचारी के मतभेद, योग्यता आधारित भर्ती होनी चाहिए, विवेकपूर्ण पद का ढांचा होना चाहिए कि किसको किस पद पर बैठाया जाए, किसी भी हित के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए कि हाँ ऐसा ना हो, हर एक जगह जो भाव और फीलिंग हो वो जन कल्याण की हो। तो ये सब किसी भी नौकरशाह में क्या होनी चाहिए? विशेषताएं होनी चाहिए, बेसिक पॉइंट होने चाहिए। हीगल के लेखों में शोधार्थियों को राजनीति और प्रशासन के द्विभाजन के आधार पर कोई भी दृष्टिकोण हालांकि मिला नहीं है। तो नौकरशाही एक अपरिहार्य भूमिका है जिसे हम निकार नहीं सकते। बिना नौकरशाही के किसी देश का शासन नहीं चलता। बस हमें हीगल के विचारों से यही पता चलता है। अब कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? देखिए, जब हम कार्ल मार्क्स के नौकरशाह संबंधी विचार पढ़ेंगे तो मार्क्स ये कहता है कि देखा जाए तो मार्क्स ना हीगल और जॉन स्टुअर्ट मिलकर ना विरोध करता है। हीगल ये कहता है कि नौकरशाह ना पूंजीवाद का समर्थक है। नौकरशाह पूंजीवादी सरकार द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने का एक साधन है। जहां उसकी कार्ल मार्क्स ये तो कहता है कि नौकरशाही की जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि नौकरशाही भ्रष्ट है। वो केवल समाज के उच्च वर्गों के लिए कार्य कर रही है, क्योंकि नौकरशाही के अंतर्गत जो लोग आ रहे हैं वो उच्च लोग ही आ रहे हैं। ये जन कल्याण की भावना तो एक झूठी भावना है जो कागजों पर है। तो कार्ल मार्क्स हमेशा वर्ग संघर्ष की बात करेगा। जब जब आप कार्ल मार्क्स का नाम सुने तो आप ये मान लीजिए कार्ल मार्क्स ये कहेगा कि दुनिया में पूंजीवादी लोगों ने हमेशा से गरीब लोगों का शोषण किया है और समाज की हर एक संस्था इसी हिसाब से बनाई गई है। तो मार्क्स के नौकरशाही का विचार पूंजीवादी समाज पर है, जहां समानता राज्य का स्तर, खासतौर पर नौकरशाही जो है वो हितों के समर्थन से दूर है, यानी कि जनता के हितों का समर्थन नहीं करती नौकरशाही। मार्क्स के अनुसार एक वर्ग सारी शक्ति हथिया लेता है और वो उसी हिसाब से कार्य करता है जिस हिसाब से उसका निजी स्वार्थ हो। तो मार्क्स कहीं ना कहीं हीगल के आदर्शों की आलोचना कर रहा है। हीगल कहता है कि नौकरशाह एक कुशाग्र संस्था है जो किसी देश का संचालन करती है, लेकिन वहीं सारी समस्याओं की जड़ कार्ल मार्क्स कहता है कि वो नौकरशाही ही है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि अगर नौकरशाही असक्षम होती है, हमेशा नौकरशाही असक्षम होती है। क्यों? क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग हैं ना, जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो निम्न वर्ग की बारीकियों को समझते ही नहीं, उन्हें जानकारी ही नहीं है। भाई जो बड़े बड़े आज IAS जितने भी बन रहे हैं देश में 90% उच्च वर्ग से हैं, जज बन रहे हैं देश में 90% उच्च वर्ग से हैं। उन्हें गरीबों की जो बेसिक समस्या है ना उसका ज्ञान ही नहीं है, ऐसा कार्ल मार्क्स कह रहा है। और जो निम्न वर्ग के अधिकारी हैं उन्हें ज्ञान है तो उन्हें यही नहीं पता इसको सॉल्यूशन कैसे किया जाए, क्योंकि उन्हें इतनी पावर ही नहीं दी गई। तो ऐसे में निम्न वर्ग का अधिकारी भी काम नहीं कर पाता, उच्च वर्ग का अधिकारी भी काम नहीं कर पाता, और ऐसे में समाज क्या रह जाता है? समाज अपने उसी समस्याओं में पीड़ित रह जाता है। और ये बात बिल्कुल सच है। एक गरीब की समस्या गरीब ही समझ पाएगा, लेकिन उस गरीब के पास पावर ही नहीं तो उस समस्या का हल कैसे करेगा? तो कार्ल मार्क्स कहीं ना कहीं अपनी जगह सही कह रहा है। तो मार्क्स के अपने शब्दों में नौकरशाही की जो आत्मा है ये गोपनीय है, रहस्य है, आंतरिक आधार पर है, आंतरिक आधार पर ही पद स्थापित किए गए हैं, सूचना और ज्ञान की इसमें अक्षमता है। मार्क्स ने नौकरशाह और अधिकारियों की निष्क्रिय आज्ञा पालन, यानी कि जितने भी नौकरशाही हैं ये क्या करते हैं? बस आज्ञा पालन करते रहते हैं सत्ता का। इनका सत्ता में विश्वास है, ये औपचारिक सत्ता के ही मशीनरी हैं। तो ऐसे में ये समाज के लिए काम नहीं करते बल्कि सत्ता के लिए काम करते हैं, सत्ता को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। इसी वजह से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है और दो वर्ग हो जाते हैं, अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब होते जाते हैं।
तो कार्ल मार्क्स के नौकरशाह पर जो विचार है वो आलोचना करते हैं और कहीं ना कहीं हमें समाज में ऐसा दिखाई भी देता है। इसके साथ साथ आगे मॉस्का के विचारों के बारे में बताया गया है। जब हम मॉस्का की बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्क्स से प्रभावित है, लेकिन फिर भी मार्क्स के सिद्धांत से थोड़ा सा अलग है। मॉस्का का कहना था कि नौकरशाही के अधिकारों के शासन से पहचाना जाता है, यानी कि किसी भी नौकरशाही को कैसे पहचाना जाएगा, उसके अधिकारों से, कि किस उसको कितनी जिम्मेदारियां दी गई हैं, उसे कितने अधिकार दिए गए हैं, समाज के प्रति उसको किन कर्तव्यों का निर्वहन करना है। तो ऐसे में उसने द रूलिंग क्लास जो किताब लिखी है उसमें मॉस्का ने कहा है कि प्राचीन काल में सामंती व्यवस्था होती थी जिसमें राजा एक सामंत को रखता था अपने क्षेत्र में सारे कार्य करवाने के लिए। ऐसी आज नौकरशाह हैं। मॉस्का के अनुसार सामंतशाही राज्य का एक राजनीतिक संगठन है जिसमें आर्थिक स्तर पर, न्यायिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, सैन्य स्तर पर सभी कार्य एक ही व्यक्ति करता है बस। लेकिन नौकरशाही में क्या होता है, नौकरशाही में सभी कार्य एक व्यक्ति नहीं करता है। वास्तव में मॉस्का ने नौकरशाही को परिभाषित किया है कि एक ऐसा संगठन जो जनसेवा का कार्य करेगा, सरकार जिसे जनसेवा के प्रति कर्तव्य पालन के लिए उसे वेतन मिलेगा, यानी कि एक ऐसा संगठन जो वेतन पाकर जन कल्याण की गतिविधियां करता है जिसके लिए उसे सरकार से निर्देश प्राप्त होते हैं। वो एक अनुशासन से बंधा होता है, एक लीगल प्रोसेस से बंधा होता है। ऐसा कौन कह रहा है, मॉस्का। इसी प्रकार से विल्फ्रेडो पैरेटो एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने मॉस्का के सिद्धांत की व्याख्या की और ये बताया कि नौकरशाही का संचालन कैसे किया जाना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि पहले जो अभिजात्य वर्ग होते थे, यानी कि जब राजतंत्र था तो अभिजात्य वर्ग होता था जिसमें उच्च वर्ग के सूबेदार होते थे, सेनापति होते थे, बड़े बड़े मंत्री होते थे। तो आज उसी की जगह किसने ले ली है, नौकरशाही ने ले ली है। IAS, IFS ऐसे बड़े बड़े अफसरों ने ले लिए हैं। तो अगर क्वेश्चन हमारा यहाँ से यह बनता है कि नौकरशाही का स्वरूप क्या है, या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल यानी कि JS मिल, या फिर कार्ल मार्क्स, या फिर हीगल, किसी के भी आपसे विचार पूछ सकता है नौकरशाही पर। आई होप सो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। तो यदि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए, अगले लेक्चरों में हम और आसान लैंग्वेज करेंगे। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने में आप सक्षम हैं। अब बात आती है मैक्स वेबर का नौकरशाही दृष्टिकोण क्या कहता है। तो नौकरशाह पर जितने विचारकों ने अपने विचार दिए उनमें से सबसे प्रमाणित जो विचार हैं वो मैक्स वेबर के विचार माने जाते हैं। मैक्स वेबर ने इस बात पर बल दिया है कि जब हम नौकरशाही की भर्ती करेंगे, अफसरों की भर्ती करेंगे, तो ये एक विवेकपूर्ण कार्य होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। इसके साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर गहराई से इसमें लॉजिक होने चाहिए। यानी कि आज जो मॉडर्न युग है, आधुनिक समाज है, आधुनिक विश्व है, इसमें नौकरशाही की भूमिका क्या होगी, इस पर विस्तृत अपने विचार किसने दिए हैं, मैक्स वेबर ने। तो चलिए जानते हैं मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले द कॉन्टेक्स्ट। मैक्स वेबर की एक किताब है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिसमें उन्होंने पूंजीवाद के बारे में बताया गया है और पूंजीवाद की सबसे बड़ी रचना इसे मानी जाती है। जहाँ उन्होंने बताया कि एक पूंजीवादी समाज में, एक कैपिटलिज्म सोसाइटी में नौकरशाह की भूमिका कैसी होनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने सोशोलॉजी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे विषयों पर बहुत प्रभावशाली व्याख्या दी है। वेबर कहता है कि नौकरशाही का उद्देश्य केवल मैनेजमेंट करना नहीं है, केवल मार्गदर्शन करना ही नहीं है, बल्कि उसने ये भी कहा कि जो एक नौकरशाही है वो समाज को उसी तरह चलाती है जिस प्रकार से समाज को चलाता है। जहां वेबर हीगल और मार्क्स के विचारों की सच्चाई को जानता भी है और उसमें साथ साथ उसमें परिवर्तन की बात भी कर रहा है। यानी कि हीगल से मैक्स वेबर से पहले जितने विचारकों ने अपनी राय दी थी वो इन विचारों को संगठित करता है और उसमें जो संशोधन है उसे करता है। आगे वेज ने कहा भी है कि वेबर के नौकरशाही पर लेख वास्तव में मार्क्स के विचारों पर प्रतिक्रिया थी। हीगल के आदर्शवाद और मार्क्स के भौतिकवाद के मध्य का एक मार्ग था। यानी कि हीगल ने जो विचार दिए थे और कार्ल मार्क्स ने जो विचार दिए थे उनके बीच का मार्ग अपनाया किसने, वेबर ने। वेबर इस दावे का समर्थन करते हैं कि नौकरशाही राज्य का एक मशीन है, राज्य का एक यंत्र है, राज्य का एक टूल है जिसके माध्यम से राज्य शासन कर रहा है
और समाज में नौकरशाही की ही लीडरशिप है, नौकरशाही का ही प्रभुत्व है। वो इस बात से एग्री कर रहा है वेबर, किसकी? कार्ल मार्क्स की। लेकिन वेबर कहता है कि जो नौकरशाह है वो तकनीकी ज्ञानी होती है, उसे विधि का ज्ञान होता है और वो समाज के कल्याण के लिए जरूरी भी है। तो ऐसे में नेतृत्व की क्षमता हर किसी में नहीं होती। नेतृत्व एक करिश्माई गुण है जिसके अंदर कार्यकुशलता होती है, युक्ति होती है, बुद्धि सम्मत सिद्धांत होते हैं, एक तार्किक सत्ता होती है। यानी कि जहां एक तरफ कार्ल मार्क्स सिर्फ और सिर्फ नौकरशाह के निरंकुशता के बारे में बात करता है, तानाशाही की बात करता है, तो वहीं वेबर कहता है नहीं, नौकरशाही तो समाज के संचालन के लिए ज्ञान बुद्धि पर आधारित एक ऐसी मशीनरी है जो कि समाज के लिए एकदम जरूरी है। एक आदर्श नौकरशाही कैसी हो, इसके बारे में वेबर के क्या विचार हैं? द आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए? तो वेबर ने प्रशासन के आदर्शों को समझने के लिए अनुभवों पर आधारित नौकरशाही को समझने का प्रयास किया है। यही अनुभव आधारित जो प्रणाली है, यह पारंपरिक से आधुनिक यानी कि प्राचीन काल से आधुनिक सत्ता के प्रदर्शन कार्य का माध्यम बना है। उसके अनुसार आदर्श प्रकार एक काल्पनिक है जो हमें यह बताता है कि हम उन चीज़ों को कैसे शामिल करें जिससे कि हर एक बंदा अपने कार्य कर सके। वेबर ने दावा किया कि आज की जो वास्तविकता है उसे समझने के लिए आदर्श प्रकार एक मजबूत आधार है कि नौकरशाही का उपयोग कैसे किया जाए, एक आदर्श नौकरशाही कैसे बनाई जाए, एक आदर्श समाज की स्थापना कैसे की जाए। तो ऐसे में वेबर ने नौकरशाही में क्या कहा कि एक आदर्श नौकरशाही वो होगी जिसमें औपचारिकता की निरंतरता होगी, सामर्थ्य होगा, उनकी भूमिकाओं का विभाजन होगा कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, किस किस का क्या पद होगा। योग्यता के आधार पर नौकरशाही का चयन होगा। पहले योग्यता के आधार पर नौकरशाही का चयन नहीं होता था, शक्ति के आधार पर होता था। लेकिन आज नौकरशाही का चयन कैसे होगा? योग्यता के आधार पर होगा। उन्हें समय समय पर ट्रेनिंग दी जाएगी, लिखित दस्तावेज होंगे उसके लिए। यानी कि आज का जो सिस्टम चल रहा है कहीं ना कहीं वो वेबर का ही सिस्टम है। अब जो वेबर ने ये आदर्श नौकरशाही का रूप दिया, इसकी जब हम समीक्षा करते हैं, इसकी जांच करते हैं, तो हमें ये दिखता है कि वेबर जिस प्रकार की नौकरशाही के बारे में कह रहा है वो नौकरशाही कहीं ना कहीं दिखाई समाज में नहीं देती। तो ऐसे में वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है और ये कहा जाता है कि वेबर जिस नौकरशाही की बात कर रहा है ये एक बहुत बड़ी नौकरशाही में है और ये अयोग्य है। इसमें जो पद का कठोर हिसाब किताब है ये बहुत सारे नियमों की अनदेखी करता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों पर, कर्मचारियों पर, संगठन पर खर्चा भी अधिक होता है। यानी कि वेबर की नौकरशाही खर्चीली है, इसमें बहुत सारे अधिकारियों की बात की गई है। ऐसे में समाज में भ्रष्टाचार फैलने की संभावना सबसे ज़्यादा हो सकती है, ऐसा इसके आलोचक कह रहे हैं। जैसे कि वॉरेन बेनिस जैसे आलोचकों ने दावा किया है कि आज के समय में अगर हम बात करें, आज के विश्व की बात करें, तो जो प्राचीन काल की नौकरशाही वो अप्रचलित है। जैसा कि मेयर व क्रॉस, गॉर्डन टुलिक, एथनी डाउस, विलियम निष्कासन जैसे जितने भी नवउदारवादी आलोचक हैं, इन्होंने कहा है कि नौकरशाही एक बड़ी मशीन है जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है। नेतागण कितना भी सोचे, स्थायी सरकार कितना भी सोचे कि उस नौकरशाही पर नियंत्रण कर लेगी, लेकिन नौकरशाही कहीं ना कहीं से अपने बचने का रास्ता निकाल ही लेंगे। तो एक तरीके से ये बात ठीक भी है कि नौकरशाही पर देश डिपेंड है, लेकिन उसी तरीके से नौकरशाही उतनी आदर्श नहीं है जितनी आदर्श वेबर समझ रहा है। लेकिन फिर भी इतनी आलोचनाओं के बावजूद जो मैक्स वेबर का सिद्धांत है वो अपनी जगह बहुत हद तक सही है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में उसकी भूमिका अच्छी हो जाती है। ज़रूरत है तो सिर्फ इतनी ही कि हर एक नौकरशाह, हर एक कर्मचारी अपनी योग्यता के आधार पर अपने पद का निर्वहन करे, अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो वेबर का जो नौकरशाही का सिद्धांत है इसका निहितार्थ है क्या? तो वेबर की नौकरशाही के सिद्धांत को अगर मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूँ तो इसका मतलब ये है कि सरकारी कर्मचारियों में स्पष्टता होनी चाहिए और तकनीकी कौशल होना चाहिए ताकि समाज में श्रम विभाजन हो, विशेषकरण हो, ट्रेंड नौकरशाही होनी चाहिए, पद व्यवस्था होनी चाहिए कि ऑर्डर क्रम किसका होगा, निचले स्तर पर कौन कार्य होगा, मीडिएटर पर कौन कार्य होगा। यानी कि एक संगठन को एक पोस्ट वाइज सिस्टम में बदलना चाहिए क्योंकि किसी भी देश के शासन की सेवा नौकरशाही के आधार पर ही की जा सकती है। तो एक कुशल नौकरशाही, एक सक्षम नौकरशाही, एक तकनीकी रूप से कुशल नौकरशाही कल्पना करता है कौन? वेबर। इसके साथ साथ नौकरशाह में वेबर का सबसे बड़ा योगदान ये है कि राजनीति से तटस्थ होगी, यानी कि राजनीति दलों से कोई लेना देना नहीं होगा किसका? नौकरशाहों का। क्योंकि नौकरशाही मानवीय तत्वों से विलय होगी उतना ही सफलता से वो प्रेम, घृणा,
विवेकहीन संवेगों को समाप्त करने में सफल होगी। यानी कि भावनात्मक मूल्य नहीं होने चाहिए किसके अंदर, नौकरशाह में। इमोशनल मूल्य नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई अधिकारी भावनाओं में बह गया तो निर्णय कैसे लेगा, वो समाज में न्याय की स्थापना कैसे करेगा। तो उसके अंदर प्रेम की भावना, घृणा की भावना, विवेकहीन जो लॉजिक है वो नहीं होने चाहिए, अंधविश्वास नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ों में फंस गई नौकरशाही तो वो दुष्चक्र में फंस जाएगी। नौकरशाही लॉजिकल होनी चाहिए, सभी वर्गों के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए और सभी चीज़ की उसे जानकारी होनी चाहिए। इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकली होनी चाहिए। आगे चैप्टर में बात की गई है कि मैक्स वेबर के बाद के काल में नौकरशाही कैसी थी। तो देखिए, जब हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे लोक चयन उपागम के बारे में। जैसे कि 12वें और 13वें चैप्टर की हम बात करें, अगर आप 12वें और 13वें चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको 12वां चैप्टर लोक चयन दृष्टिकोण के बारे में बताएगा। तो इसे हम 12वें चैप्टर में ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण है नौकरशाही का सामान्य सिद्धांत, जो कि उससे अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके बाद की अगर बात की जाए, इसके बाद हमारे चैप्टर में है जैक्स का प्रतियोगिता पर वर्गीकरण, आंतरिक संगठन, यानी कि चैप्टर में जो आगे है छोटी छोटी जो टिप्पणियां दी गई हैं ये सब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पर हम यहीं रोकते हैं। अगर इस चैप्टर में कोई चीज़ छोटी है तो वो अगले चैप्टर में पढ़ा जाएगा, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटी छोटी वोकैब टाइप से दी गई है जिसकी चर्चा आगे चैप्टरों में की गई है। आगे चैप्टर का निष्कर्ष दिया है और चैप्टर यहीं फिनिश हो जाता है। जो भी चीज़ें इस चैप्टर में छोड़ी है मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि वो आगे चैप्टर में कवर अप की जाएंगी, इसलिए इस चैप्टर में उसे छोड़ दिया गया है। आशा है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।